हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों। नेपाल में इन दिनों जबरदस्त आक्रोश और संघर्ष चल रहा है। जिनजी प्रोटेस्ट ने एक बार फिर नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल मचा दिया है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके देश छोड़ना पड़ा। नेपाल में 8 सितंबर से हो रहे विद्रोह ने फाइनली विराम लिया और इसी के साथ सुशीला कार्की जी ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुशीला कार्की जी ने अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2008 के पहले नेपाल एक राजशाही देश था जहां महाराजा ज्ञानेंद्र शाह और उनके पहले महाराजा बीरेंद्र शाह और उनके वंशज का शासन था। नेपाल की राजशाही समाप्ति के बाद 17 वर्षों में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही का अंत 28 मई 2008 को हुआ था, जब देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कारक थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शाही परिवार का नरसंहार है। क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, जो कि मीडिया हाउस रिपोर्ट्स न्यूज आर्टिकल्स की उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1 जून 2001 की रात को नारायणहिटी पैलेस में शाही परिवार के सदस्यों के लिए एक पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी में राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाहदेव, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार निरंजन और अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। युवराज दीपेंद्र एक भारतीय लड़की देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे। हालांकि उनकी मां रानी ऐश्वर्या इस रिश्ते के खिलाफ थीं। उनका मानना था कि देवयानी शाही परिवार के लिए उपयुक्त नहीं थीं। इस बात को लेकर दीपेंद्र और उनके माता पिता के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस रात भी इसी मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई थी। बहस के बाद दीपेंद्र गुस्से में पार्टी छोड़ के अपने कमरे में चले गए। पहले तो उन्होंने कुछ शराब पी, फिर अपने कपड़े बदले और कमांडो की वर्दी पहनी। फिर एक 9 mm पिस्टल, एक MP5 के सबमशीन गन, एक कोल्ट M16 राइफल, एक AK-47 से लैस हो गए और पार्टी की तरफ चल दिए, जहां पहुंचते ही प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी जर्मन सबमशीन गन MP5 का इस्तेमाल किया और पार्टी हॉल की छत पर कई राउंड फायर किए। शुरुआत में मेहमानों को लगा कि यह गलती से हुआ है। इसके तुरंत बाद दीपेंद्र ने अपनी कोल्ट M16 राइफल का इस्तेमाल किया। इस राइफल से उन्होंने अपने पिता राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाहदेव, रानी ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी देवी शाह, राजा बीरेंद्र की पत्नी राजकुमार निरंजन बीर बिक्रम शाह, राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या के छोटे बेटे राजकुमारी श्रुति राज्य लक्ष्मी देवी शाह, राजकुमारी शारदा शाह, राजा बीरेंद्र की बहन कुमार खड्ग बिक्रम शाह, राजकुमारी शारदा के पति राजकुमारी जयंती शाह, राजा बीरेंद्र की चचेरी बहन धीरेंद्र शाह, राजा बीरेंद्र के भाई राजकुमारी शांति शाह, राजा बीरेंद्र की बहन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे अधिकांश लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिर वे महल से बाहर आए और अपनी कनपटी पर अपनी 9 mm पिस्टल सटाया और कुछ सोचने के बाद ट्रिगर दबा दिया। सब शांत होते ही आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 9 लोगों को मृत घोषित किया और युवराज दीपेंद्र कोमा में चले गए। शाही नियमों के अनुसार राजा बीरेंद्र की मृत्यु के बाद दीपेंद्र को नेपाल का नया राजा घोषित किया गया, भले ही वह कोमा में थे। लेकिन ठीक 3 दिन बाद 4 जून 2001 को कोमा की हालत में ही उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद नेपाल में कई षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया, जैसे कि
सुरक्षा का अभाव। इतनी बड़ी घटना के दौरान शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे? ज्ञानेंद्र की अनुपस्थिति। राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र, जो बाद में राजा बने, उस रात पार्टी में मौजूद नहीं थे। पारस पर शक। दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस, जो उस रात पार्टी में थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि इन सिद्धांतों की पुष्टि कभी नहीं हुई। इस घटना ने जनता में राजशाही के प्रति विश्वास को हिला दिया और कई सवाल खड़े किए। शाही नरसंहार के बाद राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे। राजा ज्ञानेंद्र के शासन से नेपाल में असंतोष बढ़ने लगा। 2005 में उन्होंने प्रत्यक्ष शासन लागू किया और संसद को भंग कर दिया, जिससे जनता और राजनीतिक दलों में भारी असंतोष फैल गया। उनके इस कदम ने लोकतांत्रिक आंदोलनों को और मजबूत किया। जन आंदोलन 2006। राजा ज्ञानेंद्र के प्रत्यक्ष शासन के खिलाफ 2006 में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12 सूत्री समझौता हुआ, जिसने आंदोलन को एक नई दिशा दी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके दबाव में राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और उन्होंने संसद को बहाल किया। माओवादी विद्रोह और शांति समझौता। 1996 से नेपाल में माओवादियों का सशस्त्र विद्रोह चल रहा था, जिसका उद्देश्य राजशाही को समाप्त करना था। नवंबर 2006 में माओवादी विद्रोहियों और सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसने गृहयुद्ध को समाप्त किया और माओवादियों को मुख्यधारा की राजनीति में लाया। शांति समझौते के बाद 2008 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में माओवादियों को बहुमत मिला। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने बहुमत से 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करने का फैसला किया। नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और राजा ज्ञानेंद्र को नारायणहिटी पैलेस छोड़कर एक आम नागरिक की तरह रहना पड़ा। इसके बाद रामबरन यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। संक्षेप में, नेपाल में राजशाही का अंत शाही परिवार के नरसंहार, राजा ज्ञानेंद्र के सत्तावादी शासन, बड़े पैमाने पर हुए जनांदोलनों और माओवादी विद्रोह के कारण हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहो। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम।